हेलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स के बाद कुछ समय तक हमने चैप्टर्स को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि हम अपने स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अभी जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा हुआ था कि आप पॉलिनोमियल्स देखें, समझें। अगर आपको चैप्टर समझ में आते हैं, ऑनलाइन अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। आप सब में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो इसी में हम इस चैप्टर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम पहले समझ लेते हैं कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि चर मीन्स होता क्या है, कोई भी ऐसी संख्या जिसका मान जगह के हिसाब से बदल जाए उसको हम चर संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसका कि मान बदलता ही नहीं है उसको हम अचर संख्या कहते हैं। तो अभी जो हम पॉलिनोमियल्स में जब हम डील कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स को जब हम डील कर रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि हमारा एक चर होता था, एक्स ही होता था, या एक्स का स्क्वायर हो या एक्स का क्यूब हो, लेकिन वो एक्स का ही अलग अलग फॉर्म होता था। लेकिन अभी हमारे पास दो चर संख्याएं होंगी, जैसे एक्स और वाई, या फिर ए और बी, या फिर पी एंड क्यू। जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को डील करेंगे तो हमारे पास दो चर संख्याएं होंगी। एक्स वाई के फॉर्म में हो सकता है, ए बी के फॉर्म में हो सकता है, पी क्यू के फॉर्म में हो सकता है। अब ये एक्स वाई है या ए बी है या पी क्यू है, आप देखेंगे कि अलग अलग समीकरण में, अलग अलग इक्वेशंस में इनका वैल्यू अलग अलग आएगा। कहीं पे एक्स का वैल्यू 1 है, कहीं पे एक्स का वैल्यू -1 है, कहीं एक्स का वैल्यू 2 है, कहीं एक्स का वैल्यू 5 है, कहीं इनका वैल्यू 0 भी है। तो इसका मान जो है सो अलग अलग इक्वेशन में चेंज होता रहेगा, इसलिए इनको चर संख्या बोलते हैं। हम कुछ समीकरण आपको दिखाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड और है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। इससे हम क्या समझते हैं? लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण का मतलब यहां पर यह होगा कि इसमें जो हमारी चर संख्याएं होंगी उसका पावर 1 होगा, उसका घातांक 1 होगा। अगर वो घातांक 1 से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो लीनियर के फॉर्म में नहीं रह जाता है। लीनियर इक्वेशन जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, कुछ भी हो, उसका पावर हमेशा 1 होगा। तो इसका हम एक दो एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये एक हो गया आपके पास इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसमें चर संख्याएं कितनी है? 1 और 1, 2। x हो गया आपका एक चर संख्या और y हो गया आपका दूसरा चर संख्या, है ना। ये आपको समझने के लिए था, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि आप पहले समझ जाए चैप्टर का मतलब क्या है, आगे डील करने में आपको सुविधा होगी। नहीं तो होता क्या है कि हमने बहुत बार देखा है क्लासेस में कि जब हम पूछ रहे होते हैं कि समझ रहे हो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि चैप्टर का मतलब क्या है। जब चैप्टर का मतलब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, है ना। सो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको 4 मेथड पढ़ना है, जिसमें कि आप सभी के बुक में सबसे पहला मेथड डिस्क्राइब होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। पहला क्या होता है? ग्राफिकल मेथड।
या इसको हम बोलते हैं ग्राफीय विधि। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। आपका कैंसिलेशन मेथड, और इसको हम कहते हैं विस्थापन, शायद विस्थापन ही इसको कहते हैं, नहीं सॉरी विलोपन सॉरी, इसको हम कहते हैं विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। एंड फोर्थ जो आपका चौथा मेथड होगा वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे वृज्जगुणन, या फिर इसको हम बोलेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या इसको हम बोलेंगे वज्रगुणन, है ना। तो इस तरह से आपको 4 विधि से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफीय विधि से x और y का मान निकालेंगे। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हम x को y के द्वारा या y को x के द्वारा रिप्लेस करेंगे और उससे एक का मान निकल जाएगा, फिर आगे जो है सो दूसरे का मान निकालेंगे। तीसरा है कैंसिलेशन, जिसमें या तो x को या तो y को, किसी भी एक टर्म को कैंसिल करेंगे और मान निकल जाएगा एक का। उसी तरह से जो फोर्थ है आपका वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका फॉर्मूला है, हम इसका फॉर्मूला आपको लिखवाएंगे। लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो ग्राफीय विधि है इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। इसको सबसे लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि आप पहले समीकरण को समझना सीख लें, उसको तोड़ना सीख लें, उसका मान निकालना सीख लें। ग्राफीय मेथड थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। पहले हम इन 2 आसान विधियों को करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो सबसे आसान है क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला रख जाना है। इन दोनों में है सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ये जो है ग्राफिकल मेथड, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर देते हैं ये क्वेश्चंस। तो हम लास्ट में इस टॉपिक को करेंगे और जब हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इस चैप्टर को हम करने वाले हैं, तो आप लोग अपने अपने पास एक ग्राफ कॉपी रखेंगे और एक ज्योमेट्री बॉक्स रखेंगे, जिससे कि आप साथ साथ में बनाना सीखेंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो ज्यादातर कॉपी में ग्राफ हमेशा गलत बना हुआ मिलता है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले करेंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला हम क्या करेंगे अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास बुक है, इस बुक में एक क्वेश्चन है x plus 4y is equal to 13। x plus 4y is equal to 13। और दूसरा एक क्वेश्चन है इसमें 7x minus 3y, 7x minus 3y is equal to 29। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। जैसा कि मैंने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें हमें क्या करना क्या है, किसी भी एक चर का मान को दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित कर देना है, बदल देना है ना। तो
तो हम पहले समीकरण से x का मान ले लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 4y। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में जब हमको रखना है तो आप देखिए यहाँ x की जगह पे हम इस वैल्यू को डालेंगे, है ना। ये जो x है, x की जगह पे हम ये वैल्यू डालेंगे 7। x की जगह पे आप डाल दीजिए 13 माइनस 4y एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 29। ठीक, अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। इज इक्वल टू 29। अब हम क्या करेंगे, 29 को इधर ले आ सकते हैं और इन दोनों को उधर लेकर जा सकते हैं, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ भी ले सकते हैं। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 91 माइनस 31y इज इक्वल टू 29, या 31y माइनस 31y इज इक्वल टू माइनस 91 प्लस 29 इज इक्वल टू 62। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस कर दिया। ये माइनस क्यों आया आप समझ रहे हैं ना, यहाँ माइनस 91 है और यहाँ 29 है, तो ये जो माइनस साइन है यहाँ ये बड़े नंबर का है, तो ये माइनस साइन यहाँ भी परसिस्ट करेगा क्योंकि प्लस वाला जो है वो छोटा है, तो ये घट जाएगा इसमें से, इसका माइनस साइन यहाँ बचा रह जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 31y इज इक्वल टू 62, इसलिए y इज इक्वल टू 62 बाई 31 इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू कितना मिल गया आपको 2। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको x का वैल्यू भी निकालना होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का ये मान रखेंगे। मान लीजिए कि इसका हम नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 4, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 13 माइनस 4y। अभी आप देख रहे हैं y का वैल्यू कितना है 2, तो 4 इंटू 2, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू क्या हो गया 5, तो आप यहाँ पे पाते हैं x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 2। दिस इज द आंसर, है ना, नो डाउट।